गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू मेक आईएएस। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग आईपीएफ की चर्चा करते हैं इस समय शाम को 6:30-7 बजे के करीब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 आईपीएफ हमने डिस्कस किए हुए हैं और ये 10वां आईपीएफ है। इस आईपीएफ में हम लोग दो मुद्दों की चर्चा करेंगे और वो दो मुद्दे हैं संसदीय समितियां और उच्चतम न्यायालय। जो भी इसमें डायमेंशंस निकल के आएंगे उन सारे डायमेंशंस के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे हमने बताया हुआ कि इस समय जो आईपीएफ आपकी चल रही है वो टॉपिक वाइज चल रही है। कैसी है? टॉपिक वाइज। तो टॉपिक के हिसाब से ही और कोई कोशिश ये रहेगी कुछ क्वेश्चन भी आपको दिखाए जाएं। मतलब प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं स्टेट पीसीएससी में या जो भी आप अदर एग्ज़ाम देते हैं जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे हुए उनके बारे में भी एक बार मैं आपको डिस्कस कर दूंगा या बता दूंगा कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो ये 10वां आईपीएफ है। केवल दो ही मुद्दे हमारे पास में हैं और ये बड़े मुद्दे हैं, संसदीय समितियां और सर्वोच्च न्यायालय। तो एक संसदीय समिति की हमने बात की हुई थी, लोक लेखा समिति, विस्तार से उस पर बात की हुई थी और वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। माफी चाहूंगा। प्राक्कलन समिति की आज बात करेंगे और इसके बाद में और कई सारी संसदीय समितियां हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि जिस हिसाब से 2023 में क्वेश्चन पूछा है संसदीय सचिवालय पे, कैबिनेट सचिवालय, संसदीय सचिवालय पर, जिस संसदीय सचिवालय पर क्वेश्चन पूछा है तो उस हिसाब से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। तो उस हिसाब से हम लोग ये संसदीय समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। बात करेंगे आज हम लोग प्राक्कलन समिति की। सारे मुद्दे बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, उसका चयन, कितने लोग शामिल होते हैं, क्या है, सब कुछ वैसे ही है कि कैसे शामिल किए जाते हैं। बस अंतर ये रहता है कि किसी संसदीय समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं या आप ये कह सकते हैं कि इनमें इनके कार्य जो हैं वो बदलाव उसमें हमें दिखाई पड़ता है। बाकी संसदीय समितियां कैसे उनका चयन होता है वो प्रक्रिया एक ही तरह की है, समान प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई जाती है। तो देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे प्राक्कलन समिति की। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और खासकर आप बड़ा एग्जाम की बात करें तो बड़े एग्जाम में यूपीएससी में पूछा गया कि सबसे बड़ी जो है वो संसदीय समिति कौन है। तो प्राक्कलन समिति जो है वो सबसे बड़ी समिति है। अब बड़ी समिति कहने का तात्पर्य ये है कि संख्या के हिसाब से, तो इसमें संख्या जो है वो मतलब जो इसके सदस्य हैं, संख्या की बात करें तो इनके सदस्य जो हैं वो ज़्यादा है, तो इस वजह से ये बड़ी समिति बोली जाती है। बाकी सब में हमने देखा था 22 सदस्य थे, इसमें 30 सदस्य हैं। तो एक एक करके पॉइंट डिस्कस करेंगे कहाँ से कैसे इसका गठन हुआ है। तो इस समिति की स्थापना 1921 में एक स्थायी वित्तीय समिति के गठन से देखा जा सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि स्थायी वित्तीय समिति है। इसका गठन 1921 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में ऐसी पहली समिति गठित की गई थी। ओके, तो 1921 में स्थायी समितियों की बात की जाती है, उसमें प्राक्कलन समिति। लेकिन अगर हम स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई जो हैं उनकी सिफारिश पर ये 1950 में। अब कहा यह जाता है कि इसमें शुरुआत में तो 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। तो जब ये संख्या बढ़ाई गई, हालांकि 25 संख्या थी तब भी ये बड़ी समिति थी क्योंकि बाकियों में तो 22 थे, अब 30 हो गए हैं 1956 में, तो ये सबसे बड़ी समिति है। और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, खासकर पहले यूपी पीसीएस में और बाकी एग्जाम में पूछा गया, फिर बाद में यूपीएससी में पूछा गया। तो हम लोग स्टेट पीसीएस की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समिति है, 30 सदस्यों की संख्या इसकी 1956 में। और एक खास बात यह कि जितने भी ये सदस्य रहेंगे ये सब लोकसभा के हैं। तो इसमें कहीं पे भी हमें राज्यसभा का कोई भी पार्टिसिपेशन दिखाई नहीं पड़ता है। लिखा भी है कि राज्यसभा की समिति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। समिति के प्रत्येक जो सदस्य हैं वो प्रत्येक वर्ष लोकसभा के सदस्य के बीच से ही चुने जाते हैं, क्योंकि हमने बताया, अभी लिखा भी है कि इसमें
लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसके लिए भी एकल संक्रमणी सिद्धांत के आधार पर हस्तांतरण मत का उपयोग किया जाता है। तो एक जो पद्धति है इनके सदस्यों की चुनने की, तो वो एकल संक्रमणी मत पद्धति के हिसाब से इनका चुनाव होता है। कैसे होता है? इनडायरेक्टली। ओके, इस प्रकार सभी राजनीतिक दलों को इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और गुप्त मतदान होता है। ओके, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता है। ओके, ये बात ध्यान रखना कि हमने देखा था लोक लेखा समिति में भी कोई मंत्री जो है वो सदस्य नहीं बना था। ओके, तो इसमें भी कोई मंत्री जो है सदस्य नहीं हो सकता है। अच्छा, समिति का कार्य क्या है? तो बजट में सम्मिलित अनुमानों की जांच कर और लोक व्यय में दिख रहा है, ठीक है। लोक व्यय में मितव्ययता के सुझाव देना अतः सतत आर्थिक समिति इसको कहा जाता है। ओके, सतत आर्थिक समिति भी कहा जाता है। तो अगर आपसे ये हालांकि इसमें स्टार लगाएंगे सतत आर्थिक समिति, ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सतत आर्थिक समिति किसको। तो अभी देखो बजट आया हुआ है हाल फिलहाल में, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग देख लेना कि भाई कौन ऐसी समिति है जो बजट पे मतलब कितना कम खर्च किया जा सकता था और बजट अनुमान जो है किस तरह के हैं उनकी जांच करने के लिए। तो ये समिति अर्थात प्राक्कलन समिति जो है वो सारे काम देखती है। तो मितव्ययता, लोक व्यय में मितव्ययता को भी ध्यान में रखती है और बजट अनुमानों की भी जांच करती है, अर्थात इसे सतत आर्थिक समिति भी कहा जाता है। ओके, चलिए, ये एक और समिति है, ये भी वित्तीय समिति है। देखिए, इसका गठन कैसे किया गया है? सरकारी उपक्रम संबंधी समिति कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर 1964 में इसका गठन किया गया और मूलतः इसमें 15 सदस्य, जब इसकी शुरुआत हुई तो 15 सदस्य हुआ करते थे। 10 लोकसभा से होते थे और 5 राज्यसभा से। लेकिन कहा गया 1974 में कि भाई नहीं, ये संख्या अभी परिपूर्ण नहीं है, इसमें संख्या बढ़ाई जाए। तो 1974 में इस सरकारी उपक्रम संबंधी समिति में कुछ संख्या बढ़ाई गई और ये बढ़ाकर 22 कर दी गई। अब कहा गया कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा। सेम वही कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति का कार्यकाल नहीं है, ध्यान रखना, सदस्यों का कार्यकाल। ये तो सारी स्थायी समितियां हैं, हमने शुरुआत में बताया था, कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, नहीं तो बोलेंगे मास्टर ने बताया नहीं। फिर से डिक्टेट कर देता हूं, ये समितियां जो भी हम पढ़ा रहे हैं स्थायी समितियां हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का होता है। सदस्यों का जो चयन होता है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर होता है। ओके, कैसे होगा? इनडायरेक्टली गुप्त मतदान होता है। तो 1 वर्ष कोई भी मंत्री समिति का सदस्य यहां पे भी हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन सभापति केवल लोकसभा का सदस्य ही होता है। तो ये इसकी खास बात है, ये इसकी खास बात है। सभापति जो होगा वो केवल जो है लोकसभा का सदस्य होगा, भले ही 7 सदस्य इसमें राज्यसभा के हों, लेकिन वो अध्यक्ष या सभापति नहीं बन सकते हैं इसके। इस प्रकार इस समिति में शामिल राज्यसभा का कोई सदस्य समिति का सभापति नहीं बन सकता है। इस समिति के कार्य कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हैं, इनके बारे में विस्तार से हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या क्या काम करती है। सरकारी उपक्रमों के लेखा एवं रिपोर्ट का परीक्षण करती है। सरकारी उपक्रमों पर कैग की रिपोर्ट का भी परीक्षण करती है। तो ध्यान रखना, लेखा एवं रिपोर्ट तो अकाउंट वाला जो काम होता है, अकाउंट और रिपोर्ट्स ये एग्जामिन करती है। दूसरा जो कैग की रिपोर्ट होती है उसका भी क्या करेगी? एग्जामिन करेगी, परीक्षण करेगी। और तीसरा कार्य है इसका सरकारी उपक्रमों का व्यवसाय के सिद्धांतों और वाणिज्य प्रयोग के तहत काम का परीक्षण। मतलब एक तरह से सिद्धांत हैं जो कुछ वाणिज्यिक प्रयोग हैं उनसे संबंधित जो काम है उनका परीक्षण करना। तो ये कुछ काम। एक काम और है इसमें, जैसे सरकारी लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति से संबंधित
अन्य कार्य जैसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो समय समय पर उन्हें सौंपे जाएं। तो ये जो सरकारी उपक्रम संबंधी समिति है, लोकसभा अध्यक्ष के मन में कुछ आया कि भाई इसका भी आप जांच करिए, एक बार परीक्षण करिए, तो उनका भी कहना ये मानती है या उनका कहना सुनती है। और दूसरा कि इससे पहले जो हमने दो वित्तीय समितियों की बात, संसदीय समितियों की बात की हुई है, उनका भी एग्जामिन करती है। अगर वो भी कुछ अगर उनके कुछ लफड़े हैं, मामले हैं, मामलात पे ये नजर रखती है। ओके, और वो कौन सी? वही एक तो लोक लेखा समिति और दूसरा प्राक्कलन समिति। तो ये सरकारी उपक्रम समिति। अब इसमें स्टार लगाने वाली बात कौन सी है? स्टार लगाने वाली बात ये है कि यहां पे कि सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में जो अध्यक्ष रहेगा या सभापति जो रहेगा वो केवल लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाएगा। ओके, क्लियर। कार्य मंत्रणा समिति की बात करते हैं। यह सदन की कार्यक्रम एवं समय को नियंत्रित करती है और यह सरकार द्वारा सदन के समक्ष लाए गए प्रत्येक विधायी और अन्य कार्यों के लिए समय निर्धारित करती है। आप जानते हैं संसदीय प्रक्रिया जो है, पूरा जो संसद चलती है वो इन्हीं जो संसदीय समितियां हैं, ठीक है, वही सारा जो है कार्य देखती हैं। ओके, ये तो भाई पूरे सरकार को देखना, चलाना, तमाम सारा काम जो है, तो मैक्सिमम काम इन्हीं से होता है। जो भी समितियां बनाई गई हैं यही सब काम करती रहती हैं। ओके, जैसे संचालन जो है सुचारू रूप से सारी चीजें होती रहे। तो सदन का कार्यक्रम और समय ये नियंत्रित करती है। लोकसभा समिति में अध्यक्ष सहित कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में पदेन सभापति समेत जो है 11 सदस्य। तो आप ये कह सकते हैं कि कार्य मंत्रणा समिति दोनों सदनों में हमें दिखाई पड़ती है। लोकसभा में 15 सदस्य हैं। अब 15 सदस्य क्यों है? हमने बताया है कि उनकी जो संख्या है वो ज्यादा है। और राज्यसभा में 11 सदस्य क्यों हैं? क्योंकि राज्यसभा की जो संख्या है, ओके, वो ज्यादा है, ये कम है, तो इस वजह से इनके कम सदस्य। तो कार्य मंत्रणा समिति राज्यसभा में 11 और लोकसभा में। अच्छा, गैर सरकारी सदस्यों के विधायकों, ये विधेयक होंगे, ठीक है, विधेयकों, संकल्पों, करेक्शन कर लेना, यहां इधर सीख लिखा हुआ है, कमिटी ऑन बिल्स एंड रेजोल्यूशंस ऑफ प्राइवेट मेंबर्स, तो यहां पे ठीक लिखा हुआ, ये विधायक लिखा, गलत लिखा, सही कर लेना एक बार, मैं करेक्शन करके दूंगा आपको पीडीएफ। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति, देखिए ये क्या काम करती, यह गैर सरकारी सदस्यों, मंत्रियों के अतिरिक्त द्वारा लाए गए विधेयकों एवं संकल्पों के लिए चर्चा का समय निर्धारित करती है। आप जानते हैं कि जो मंत्री नहीं है वो एक तरह से कैसा है, निजी सदस्य है। ओके, आप ये कह सकते हैं कि वो जो है एक तरह से आप सरकारी सदस्य नहीं है, तो उनके द्वारा जो भी बिल लाए जाते हैं उनकी जांच करना, उनके लिए समय निर्धारित करना, वो सब जो है गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति की देखरेख में किए। अच्छा, यह लोकसभा की विशेष समिति है जो 15 सदस्यों से मिलकर बनती है। लोकसभा उपाध्यक्ष इस समिति का सभापति, स्टार लगाएंगे यहां पे, हाँ स्टार लगाएंगे। लोकसभा का उपसभापति गैर सरकारी विधेयक सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों से संबंधित समिति का अध्यक्ष होता है या सभापतित्व कर। राज्यसभा में इस तरह की समिति नहीं होती है, तो इस पॉइंट को हमने स्टार लगवा दिया है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका कार्य राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति करती है। ओके, अगर राज्यसभा की बात करें तो कार्य मंत्रणा समिति वही काम करती है जो लोकसभा में गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों से संबंधित समिति काम करती है। ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसी समिति लोकसभा में है, राज्यसभा में वही काम कार्य मंत्रणा समिति देखती है। ओके, कुल मिला के कितने? 15 सदस्य है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब एक और समिति है
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति। देखिए ये भी एक बड़ी समिति है। अगर मान लो आपसे पूछे कि सबसे बड़ी समिति कौन है, उसमें प्राक्कलन समिति ना दी जाए और ये समिति दी जाए अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति, तो आप इसको टिक करेंगे। ओके हाँ, क्यों? इसमें भी 30 सदस्य हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ओके, इसके कार्य क्या है? जैसा कि नाम से ही विदित है कि ये अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट की जांच करेगी और इनकी जो एसटीज हैं, इनसे संबंधित कोई अगर मुद्दे निकल कर आते हैं तो इनकी जांच भी करेगी। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कल्याण से जुड़े सभी मामलों जैसे संवैधानिक व सांविधिक सुरक्षा उपायों का क्रियान्वयन, कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जो है यहाँ पे थोड़ा क्रियान्वयन आदि का परीक्षण करना। तो ये ओबीसी बात है, नाम से जैसे आप समझ पा रहे हैं कि एससी एसटी संबंधित समिति है, तो ओबीसी बात है कि जो इनके आयोग है वो अगर कोई रिपोर्ट आती है उनकी तो जांच करेगी और बाकी इनके कल्याण के लिए, एससी एसटी कल्याण के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, क्या नीतियां निर्धारित की गई उनके बारे में विस्तार से चर्चा करती है और कितना क्रियान्वयन किया गया इसके बारे में भी बातचीत करती, परीक्षण करती, एग्जामिन करती। ओके, तो ये तो एक स्टार क्या लगाएंगे इसमें? स्टार ये लगाएंगे कि अगर मान लो कि प्राक्कलन समिति नहीं दिया जाता एग्जाम, फिर पूछा जाए कि सबसे बड़ी समिति कौन है, तो आप फिर इसके बारे में टिक करेंगे। कौन सी? अनुसूचित जाति एवं नियम समिति की बात करते हैं। अच्छा, यह सभा के प्रक्रिया एवं संचालन नियमों पर विचार करती है और जरूरी संशोधन एवं सिफारिशों को सदन में नियम के लिए प्रस्तुत करती है। ओके, लोकसभा समिति में अध्यक्ष सहित कुल मिला के 15, लोकसभा अध्यक्ष इसके पदेन सभापति होते, तो नियम समिति स्टार लगाएंगे। ओके, नियम समिति। हालांकि जब मैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ा रहा था, चर्चा कर रहा था, डिक्टेट कर रहा था, हमने बताया था आपको कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, हाँ। तो नियम समिति, लोकसभा अध्यक्ष इसके पदेन सभापति होते। राज्यसभा में सभापति सहित 16 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सभापति इसके पदेन सभापति होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों सदनों में नियम समिति हमें दिखाई पड़ती है और जो इनके पीठासीन अधिकारी होते हैं वही पदेन अध्यक्ष भी होते हैं या पदेन सभापति भी होते हैं। ओके, तो लोकसभा में कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कुल मिला के 16 सदस्य होते हैं और इनके पीठासीन अधिकारी ही इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो इसमें स्टार लगाएंगे और पूछा जाने लायक कुछ चीजें जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये क्लियर हो गया। सबसे बड़ी समिति हमने, दूसरी बड़ी समिति देखी अनुसूचित जाति और जनजाति। आचरण समिति स्टार लगाएंगे। राज्यसभा में इसकी स्थापना 1997 में और लोकसभा में सन 2000 में। ओके, यह संसद सदस्य की आचरण संहिता को लागू करती है, ध्यान रखना, लागू करती है, जांच नहीं करती है या इसका क्रियान्वयन या कोई एग्जामिनेशन नहीं करती। क्या करती है? सीधे लागू करती है कि कैसे आचरण करना है, संसद सदस्यों को कैसा आचरण करना है संसद में, उसको लागू। अच्छा, यह संसद सदस्यों की अवमानना संबंधी मामलों को भी देखती है, इसके भी स्टार लगाएंगे। ओके, अवमानना और आचरण। अच्छा, यह दुर्व्यवहार मामलों का परीक्षण कर उचित कार्रवाई की मांग भी करती, उचित कार्रवाई नहीं करती, मांग करती है आचरण समिति, और इस तरह संसद में अनुशासन एवं मर्यादा बनाए रखती है। अब एक और समिति है महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति। अगर बात करें तो इसका भी स्टार लगाएंगे, पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता। इसकी स्थापना 1997 में हुई है और इसके भी 30 सदस्य होते हैं। देख रहे हैं, 3 बड़ी समितियां हमें दिखाई पड़ रही है। एक तो प्राक्कलन समिति 30 सदस्य, अनुसूचित जाति जनजाति समिति 30 सदस्य और
महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति 1997 में इसका गठन किया गया। इसमें भी 30 सदस्य हैं, लोकसभा से 20 और 10 राज्यसभा। यह राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट पर विचार करती है और सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षित स्थिति एवं सभी क्षेत्रों में समानता एवं सम्मान के संदर्भ में उठाए गए कदमों का परीक्षण करती है। ओके, तो ये समितियां कुछ थी जिनके बारे में हमने चर्चा की हुई है। ओके, तो ये कुछ समितियां थी जिनके बारे में हमने चर्चा की। अब बात करते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की। एक बड़ा मुद्दा है, सर्वोच्च न्यायालय से कई सारे क्वेश्चन जो है लगातार पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में थोड़े विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, तो पहले तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी वैसे ही दिया गया है, फिर इसके बाद में हम लोग इसके जो टॉपिक दिए गए उनके बारे में बात करेंगे। देखें, तो पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते। सर्वोच्च न्यायालय अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान में एक एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत मतलब क्या है? एक हायरार्की मेंटेन की गई है। अगर हायरार्की की बात करें तो आप देखेंगे कुछ ऐसा हायरार्की मेंटेन की गई है। अगर कोई खाली पेज मिले तो देखो, हमारे यहाँ पे जो अभी भी नहीं सही बना, अब देखो हमारे यहाँ कुछ ऐसे, यहाँ पे आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट विद्यमान है और यहाँ पे ऐसे राज्यों के हाई कोर्ट्स हैं। फिर नीचे आएंगे और ऐसे जो है यहाँ पे सेशन कोर्ट रहेगा, ठीक है, और बाकी नीचे आएंगे ग्राम न्यायालय जो है हमें ऐसे दिखाई पड़ते हैं। तो एक आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर ऐसे, बस समझ में आ रही? तो अब टॉप पे कौन है? माननीय सुप्रीम कोर्ट है, फिर इसके बाद में नीचे राज्यों के हाई कोर्ट फिर इसके बाद में सेशन, और बाकी फिर ग्राम न्यायालय जो है, लोक अदालतें, तमाम सारे जो है हमें वहां पे कचहरी दिखाई पड़ती है। तो इसी को बोलते हैं कि ये जो है एकीकृत व्यवस्था, एक इंटीग्रेटेड व्यवस्था हमें दिखाई पड़ती है। और ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय जो भी डिक्रीज जो भी डिक्रीज उसकी हैं और जो भी उसके आप कह सकते हैं बयान हैं और या जो भी उसके आदेश होते हैं, वो सब निचली अदालतों को मानने पड़ते हैं। और इसी वजह से कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो न्यायिक प्रक्रिया है या जो न्यायालय हैं वो एक तरह से कैसे एकीकृत व्यवस्था है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट, उसके अलग अपने नियम कानून, और राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं वहां पे जो न्यायालय है उनके अपने अलग जो है वो अपने प्रस्ताव और वो सब कर, और उसमें आप देखेंगे दखलंदाजी भी जो है वहां का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है। लेकिन हमारे यहाँ सुप्रीम कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ये जो भी आदेश पारित करेगा वो सब जो है नीचे वाले अदालतों को मानने पड़ते हैं। क्लियर? तो ये कुछ ऐसे इसके बारे में बात कही गई, इस पॉइंट को समझ गए होंगे आप। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है, न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई, स्टार लगाएंगे। ओके, और यह केंद्रीय एवं राज्य विधियों को लागू करती है। इसके बाद में कहा गया कि भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है, इसको भी ध्यान रखना, 28 जनवरी 1950 को, स्टार लगाएंगे, 28 जनवरी 1950 को किया गया है। ओके, कई बार उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया, 1774 वाला, ठीक है, फिर अभी 1937 में एक बनाया गया, फिर इसके बाद में 28 जनवरी 1950 को जो इस समय जो हम फॉर्म देख रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो संघीय न्यायालय 1935 का उत्तराधिकारी है, जिसका गठन 1937 में किया गया। हालांकि उच्चतम न्यायालय का न्याय क्षेत्र पूर्ववर्ती, ऐसा लिखेंगे, पूर्ववर्ती न्यायालय से ज्यादा व्यापक है, ज्यादा व्यापक पहले से हम देख रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। ओके, तो प्रिवी काउंसिल का ही स्थान ग्रहण किया इसने, और आप जानते हैं उस समय सबसे जो उच्चतम आप कह सकते हैं सबसे जो बड़ा न्यायालय था वो प्रिवी काउंसिल, वहां पे अपील की जा सकती थी। अच्छा, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद
124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, उसकी स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया। तो 124 से 147 तक के हम बात करेंगे, एक एक करके अनुच्छेद की बात करेंगे और उसी के साथ में उसमें क्या विषय वस्तु शामिल की गई है इसके बारे में हम चर्चा करते हुए निकलते हैं। तो गठन की बात करते हैं। देखो अभी हाल फिलहाल में कहा जाता है कि खासकर तब जब बहुत ज़्यादा जो है मामले लंबित हों और कई लोगों पर तो ट्रायल के आधार पर उनको जेल में बंद करके रखा गया, अभी ट्रायल ही चल रहा है, उनको कोर्ट में ही नहीं पेश किया गया। तो ऐसे में देखते हुए कि उच्चतम न्यायालय के पद खाली थे, वैकेंसी वहाँ पे खाली थी, अभी हाल फिलहाल में 2 जजों को उसमें जो है, अच्छा ये बातचीत तो बहुत पहले कर दी गई थी कि इसकी संख्या बढ़ा के 31 से 34 कर दी गई थी, लेकिन भर्तियां नहीं की गई थी। तो भर्ती अभी कुछ दिन पहले ही ये फुल की गई है 34। तो ध्यान रखना अभी तक 32 ही थे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर, कुल मिला के 32 ही थे, अभी 2 को और शामिल किया गया। तो कहा जाता इतने बड़े अब देश के न्यायालय उसमें भी वैकेंसी खाली हो, और खासकर तब जब कई लोगों को तो ट्रायल ही चलता रहता है, उनको अभी कोर्ट में नहीं पेश किया गया है। ओके, और इतने ज़्यादा तो ये भर्ती अपने आप में थोड़ा सा दिक्कत वाली बात थी। तो अब जो है ये फुलफिल की गई, तो ये पूरे 34 हो गए हैं। अब सितंबर 2019 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर ये 34 कर दी गई थी, लेकिन अभी इनकी एक तरह से बढ़ोतरी नहीं की गई थी, वैकेंसी खाली थी, तो अभी कुछ दिन पहले ही इनको भरा गया है। अब कितने हो गए हैं? पूरा 34 हो गए हैं। मूलतः उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की संख्या 8 निश्चित की थी, और जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते। तो कुल मिला के ये शुरुआत की बात हो रही है। 1956 में संसद ने अन्य न्यायाधीशों की संख्या 10 निश्चित की, 1960 में फिर 13 कर दी गई, 77 में 17 और 86 में 25, फरवरी 2009 में यह 26 से बढ़ाकर 31 कर दी गई, और फिर 31 से बढ़ाकर 34 सितंबर 2019 में। अच्छा, संसद उन्हें विनियमित करने के लिए अधिकृत है, तो ये खास ध्यान रखना, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय के सदस्यों के संख्या बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, तो संसद जो है क्या करेगी? ये विनियम बना सकती है, ठीक है, विनियम बना सकती है। तो ये खास ध्यान रखना, संसद अधिकृत है, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति नहीं, ना ही उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ये कंफ्यूजन मत पालना, मैं इसमें स्टार लगा देता हूं जिससे आपको याद रहे। ओके, तो संसद जो है वो अधिकृत। न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श जो है वो आवश्यक होता है। तो ये खास ध्यान रखना, कुछ चीजें हैं कैसे नियुक्ति की जाती है। ओके, कैसे नियुक्ति की जाती है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में हमने बात की। एक बात और खास ध्यान रखना, यहाँ पे कोलेजियम की हम लोग बात, अगर इसमें होगा तो हम लोग बातचीत कर लेंगे। कोलेजियम जो है वो देखो संवैधानिक व्यवस्था तो नहीं है, एक तरह से ये उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाई गई ही एक तरह से ये व्यवस्था है। कहीं पे संविधान में उसका वर्णन नहीं किया गया कोलेजियम का, और कहा जाता है कि एक तरह से ये कार्यपालिका से बिल्कुल फ्री है। और आप जानते हैं कि पहले संविधान में बोला गया कि भाई कार्यपालिका कोई दबाव जो है न्यायालय पे नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जब कभी भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात आती है तो उसमें जो 4 जज हैं, जो चार जो है आप कह सकते हो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, उनकी सलाह पर जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो काम करते हैं, और बाकियों जो कोलिजन जो काम करता है वो सिफारिश करते हैं। तो अब इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो उसमें 4 जो जज होते हैं, वरिष्ठतम जज, उनका कहना माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज मानते हैं, और फिर वो सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति महोदय से कि हमने 4 लोगों से बातचीत कर ली हुई है, ओके, और अब आप जो मैं नाम दे रहा हूं इनको आप जो है अपॉइंट कर dीजिए। तो वो ध्यान रखना, 4 जज जो हैं, 4 वरिष्ठतम, मैं अगर नियुक्ति की बात कर रहा हूं,
4 वरिष्ठतम जज जो हैं वो भी किसके, सुप्रीम कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सलाह देते हैं और ये राष्ट्रपति महोदय को सलाह देते हैं। राष्ट्रपति महोदय को सलाह देते हैं कि भाई हमने अब दे दिया है नाम, आप इनको जो है अपॉइंट कर दीजिए। ओके, तो ये व्यवस्था कुछ ऐसे चलती है। तो 4 वरिष्ठतम जज ये सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को सलाह देते हैं, मतलब एक तरह से कि इनको जो है अपॉइंट करना, तो ये क्या करते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर जो है इनको नियुक्ति करता है। तो कई बार पूछा गया, इस पर मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं कि कितने जो है वरिष्ठतम जजों का एक तरह से वो सिफारिश करते, तो 4 जो है जज वो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में तो इसमें बहुत कुछ खास नहीं है। भारत का नागरिक हो और उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए और उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष का वकील होना, मतलब 10 वर्ष वकालत किया हो। तो उच्चतम न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश, उच्च न्यायालय बाकी न्यायालयों को मिलाकर जो भी भारत में है 10 वर्ष की वकालत। राष्ट्रपति के मत में सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए, सम्मानित न्यायवादी। उपरोक्त से स्पष्ट संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु जो है, किधर गया, न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। इसको स्टार लगाएंगे, कई बार कंफ्यूजन होती है और भूलते भी हैं काफी ज्यादा बार। हाँ, आप लोग भूलते भी होंगे कि भाई इसमें न्यूनतम आयु के बारे में कोई बातचीत नहीं की। ये जरूर बताया कि भाई ये योग्यताएं होनी चाहिए, इसका आधार पर हम इनको अपॉइंट करेंगे। तो ये सारी बातें। उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को अपना कार्यकाल संभालने से पूर्व राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होगी। ये आप जानते हैं कि ये 3री अनुसूची में बातचीत ऐसी की गई है। शपथ प्रतिज्ञान के बारे में 3री अनुसूची जो है वो कारगर है। तो इसके बारे में तो अगर जब भी वो न्यायाधीश बनते तो उनके तो एक बार शपथ भी लेनी पड़ती। तो ये योग्यताएं हैं, बहुत इजी हैं योग्यताएं। तो उच्चतम न्यायालय में 5 साल और बाकी उच्चतम न्यायालय और बाकी जो और भी न्यायालय मिला के 10 साल तक उनसे वकालत की हो, या फिर राष्ट्रपति महोदय के नजर में कोई सम्मानित न्यायाधीश होना चाहिए। हाँ, इनके न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है नियुक्ति को लेकर कि कितनी आयु होनी चाहिए, तो ये थोड़ा सा संविधान यहाँ पे मौन है। कार्यकाल देखें तो देखो ये भी ध्यान रखना कि संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है वो तय नहीं किया गया है, संसद पे छोड़ दिया गया था कि भैया आप देख लो एक बार कैसे करना है। तो एक तो इनकी न्यूनतम आयु संबंधी वो प्रावधान नहीं है, दूसरा कार्यकाल जो है वो तय नहीं किए गए कि कितने वर्ष तक जो है ये। हाँ, लेकिन फिर भी 3 उपबंध जो है वो किए गए हैं और वो है कि 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है। इसमें या वा नहीं लगा हुआ है कि 65 वर्ष या 3 साल, 65 वर्ष या 5 साल या जो भी इसमें पहले हो। इतना कंफ्यूजन बिल्कुल मत पालना। केवल एक पॉइंट दिया गया है, केवल क्या बोला गया है, 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक पद पर रहेगा। ओके, हाँ, उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकते हैं। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जाता है। ओके, अब ये भी आप कह सकते हैं कि वो किसको त्यागपत्र देते हैं या कौन हटाते हैं। तो डायरेक्ट ये नहीं, इतना लंबा चौड़ा उसमें नहीं लिखा जाता है एग्जाम में। जब भी आप देखेंगे जो इसको ऑप्शन बनाए जाते हैं सीधे बोल दिया राष्ट्रपति, संसद या मुख्य न्यायाधीश ऐसे बोला जाता है। तो अब इतना लंबा चौड़ा नहीं बताएगा कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ऐसा नहीं, सीधे लिख दिया जाए राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाएगा। तो ये तो लिखित त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को या राष्ट्रपति उसको पद से हटा देते हैं, तब ये जो है हटे माने जाएंगे। अब देखो भाई इन पे भी बिल्कुल महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलती है इनको पद से हटाने के लिए, वो भी विशेष बहुमत जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इनको हटाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति संसद ने सिफारिश कर दी जो हटा दो इनको, नहीं, लंबी प्रक्रिया है, हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये इनके कार्यकाल के बारे में।
अपदस्थ कैसे किया, देखो ये आ भी गया, अपदस्थ कैसे किया जाता है, एक बार प्रक्रिया समझें। राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश तभी जारी कर सकते हैं जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो। उसी सत्र में, सत्र चेंज हुआ तो ध्यान रखना प्रक्रिया फिर से दोहरानी पड़ेगी। ओके, उसी सत्र में, अगर मान लो बजट सत्र अभी आया तो बजट सत्र में ही किसी न्यायाधीश को लेकर अगर मामला ऐसा उठा हुआ है और उसको पद से हटाना है तो इसी सत्र में वो पूरी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, नहीं तो फिर ऐसा नहीं किया जा सकता है, नहीं तो फिर से पूरी प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी, नहीं तो जो बिल लाया गया है कैसा हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ओके, तो इसी वजह से इसमें लिखा जाता है कि संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो तभी उसको। अच्छा, इस आदेश को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या या सदस्यता का बहुमत एवं सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 का समर्थन, उसे हटाने का आधार दुर्व्यवहार या अक्षमता है। एक ही मुद्दा है केवल, दुर्व्यवहार या अक्षमता। ओके, इस आधार पर इनको हटाया जा सकता है। अच्छा, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। महाभियोग की प्रक्रिया, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। नोट करते हुए चलेंगे, पूछा जाएगा स्टेटमेंट, आजकल यूपीपीसीएस में भी स्टेटमेंट पूछ रहा है, आप जान रहे हैं ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रहा है। तो कभी भी आज तक अभी ऐसा नहीं हुआ किसी पर महाभियोग लेके। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी 91 से 93, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा 17-18 के महाभियोग के प्रस्ताव संसद में पारित नहीं हुए। बातचीत हुई लेकिन संसद में पारित नहीं हो पाया। अगर हुए भी तो एक सदन से पारित हुए, दूसरे सदन ने इसको पारित करने से मना कर दिया, या संसद का सत्र जो है वो खत्म हो गया। तो ये दो ऐसे नाम हैं जिन पे बातचीत तो हुई लेकिन महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बनाएगा तो नाम ध्यान रखना, वी रामास्वामी 91 से 93, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा 17 से 18। ओके, क्लियर? चल फटाफट वेतन भत्ते की बात करें तो आप जानते हैं कि भाई इनको स्वतंत्रता दी गई है। इनका पद जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनके पद की जो इनको स्वतंत्रता भी दी गई है, इनको जल्दी हटा भी नहीं सकते हैं। ओके, इनके वेतन भत्ते की बात की, कहा जाता है कि आपातकाल के अलावा जो है आप इनके वेतन भत्तों में कमी नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार का जो है आप कमी नहीं करेंगे। तो इनको एक तरह से यहां से भी इनको मजबूती है। तो वेतन भत्ते देखें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश, पेंशन समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित, अंडरलाइन करेंगे या स्टार लगाएंगे। कई बार होता है क्या है कि लिख दिया जाता है राष्ट्रपति महोदय, ऐसा नहीं, राष्ट्रपति नहीं, संसद को अधिकृत किया गया है। ओके, हाँ, तो संसद वित्तीय आपातकाल के अतिरिक्त नियुक्ति के बाद इसमें कटौती नहीं की जाएगी। वर्ष 1921 उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन एवं भत्ते सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया गया था। इसमें बात ये चली थी कि भाई इनका वेतन बढ़ाया जाएगा, तो उस बारे में, तो ये 21 में। अच्छा, यह विधेयक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन एवं सेवा शर्तों की अधिनियम 1954 और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन एवं सेवा की शर्तें अधिनियम 1958 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। ओके, तो ये 54 और 58 इनके बारे में बोलता है कि भाई इसमें कुछ बदलाव करेंगे, इनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। तो ये वेतन भत्ते, तो आप क्या पॉइंट याद रखेंगे कि अगर वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश और कुछ पेंशन की बात आ रही तो माननीय संसद जो है वो इनका निर्धारण करेगी, राष्ट्रपति महोदय इसके लिए अधिकृत नहीं है। ओके, कटौती नहीं की जाएगी सिवाय वित्तीय आपातकाल। तो ये
माफी चाहूंगा, मैंने आपातकाल की बात कर दी थी उस समय, आपातकाल नहीं, वित्तीय आपातकाल। ओके, 360 वाला, 352 नहीं। चलिए, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात कर लेते। तो देखो, ये कार्यकारी न्यायाधीश और एडहॉक जो होते हैं, एक तरह से तदर्थ न्यायाधीश, इनके बारे में कल बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इनको ध्यान से सुनेंगे। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात करें, देखिए, राष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। वरिष्ठतम का प्रयोग यहां पे नहीं किया गया कि वरिष्ठतम न्यायाधीश का जो है नियुक्ति करेंगे, नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय। तो कार्यकारी न्यायाधीश, और बाकायदा आप देखेंगे कि एक आर्टिकल दिया गया है कार्यकारी न्यायाधीश के लिए। ओके, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 126 में दिया गया कि इसके तहत राष्ट्रपति महोदय किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है वो जब कब करेंगे राष्ट्रपति ऐसा? जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो। तो 3 ऐसी कंडीशंस जो हैं वो बनती हैं जब राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 126 का प्रयोग करते हुए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। रिक्त पद, अनुपस्थिति या कार्य करने में अक्षमता या निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। अब स्थान की बात की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, तो संविधान जो है वो दिल्ली को, ध्यान रखना, दिया गया है। ये संविधान में कई सारी चीजें आप देखेंगे, पूछा जाता है कि क्या संविधान में वर्णित नहीं है, तो संविधान में क्या वर्णित नहीं है? ये देखिए, संविधान में इसका वर्णन दिया गया है कि दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का स्थान घोषित किया गया है, और यह मुख्य न्यायाधीश को अन्य किसी स्थान अथवा एक से अधिक स्थानों पर सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार भी देता है। अब देखो, राष्ट्रपति यहां पे नहीं आया, अब यही कंफ्यूजन होता है कि राष्ट्रपति करेंगे कि नहीं। तो ये भारत के चीफ जस्टिस जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको ये अधिकार दिया गया, संविधान ने दिया गया कि अगर आपका दिल कर रहा है तो आप दिल्ली में भी रखिए या दिल्ली के बाहर रख लीजिए इसको स्थान, लेकिन दिल्ली दिया गया है संविधान में। तो ये मुख्य न्यायाधीश का एक तरह से आप कह सकते हैं अधिकार है कि भाई ये कैसा। तो और लेकिन वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही इस संबंध में निर्णय ले सकते हैं। भाई एक किसी का स्थान चेंज कर रहे हैं, ठीक है, संविधान ने आपको अधिकार दिया है, लेकिन कार्यपालिका, उससे भी आपको पूछना पड़ेगा। तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से अनुमोदन से के बाद में ही वो ऐसा निर्णय ले सकते हैं। यह प्रावधान केवल वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। लीगल के तौर पर अगर लगे कि भाई कहीं कोई दिक्कत है और वहां से कार्य संचालन नहीं, मतलब दिल्ली में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई कोई, तो यहां से कार्रवाई नहीं चल पा रही, तो अब इसका काफी दिन तक दिक्कतें बनी रही, तो अब मुख्य न्यायाधीश को लगने लगे भाई यहां से कार्य संचालन जो है वो नहीं किया जा सकता है, तो दिल्ली का जो दिल्ली स्थान है सुप्रीम कोर्ट का, उसको कहीं दूसरी जगह स्थापित करेंगे। लेकिन इसके लिए कार्यपालिका का भी सहयोग, तो कार्यपालिका राष्ट्रपति से अनुमोदन। ओके, तो ये अनिवार्य है, वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी अदालत राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय को किसी अन्य स्थान पर नियुक्त करने के लिए कोई निर्देश नहीं दे सकती है। ओके, हाँ, कोई भी अदालत राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को ऐसा नहीं बोल सकती कि हम तुम्हें आज, सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं बोल सकता है राष्ट्रपति महोदय से या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि ऐसा करिए, कि आप ऐसा करिए कि ये दिल्ली से ले जाके कहीं दूसरी जगह इसको इस्टेब्लिश करिए जाके, इसका जो स्थान है सर्वोच्च, तो ये माफी चाहूंगा, निर्देश जो है वो नहीं दिया जा सकता, तो इसका स्थान संविधान में दिया गया। भैया कोलेजियम जो है ये बड़ा देखो एक तरह से मुद्दा बनता है काफी बार, तो कोलेजियम जो है मेंस का मुद्दा है, हालांकि इसमें कुछ बातें हम लोग पढ़ेंगे। कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत तृतीय न्यायाधीश मामले के माध्यम से की गई और ये वर्ष था 1998। पहला, दूसरा और तीसरे में ये समझ में आया, नाम क्या दिया गया है, तृतीय न्यायाधीश मामला 1998। तो वहां से इसका चलन चलता है और इसका उपयोग उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियों
एवं स्थानांतरण के लिए किया गया है। अब देखो ये बहुत ज़्यादा पारदर्शिता और साफ सुथरी व्यवस्था तो नहीं लगती है जहाँ तक अगर बात करें। हालांकि कार्यपालिका के भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार रूबरू तो हुआ जाए। कहा जाता कि मैं अभी पढ़ रहा था, उसमें देख रहा था कि कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद और वगैरह वगैरह चीज़ें जो है न्यायालय में भी दिखाई पड़ती हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ठीक है शायद। तो ये व्यवस्था जो है काफ़ी ज़्यादा इस पे भी विचारने की। अब देखो 2014 में जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग आया हुआ था, तो उसको जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था कि ये असंवैधानिक है। लेकिन ये कोलेजियम व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें पारदर्शिता में बहुत कम दिखाई पड़ती है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ती है। तो वो थोड़ा सा मुद्दा बनता है मेंस का खास कर। लेकिन इतना ध्यान रखेंगे, स्टार ये लगाएंगे कि अगर से पीटी में पूछा जाएगा तो तृतीय न्यायाधीश मामला कब लाया गया था और जहां से कोलेजियम जो है वो चल पड़ता है, चलन में आता है, तो 1998 में। और ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनका स्थानांतरण कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में राष्ट्रपति महोदय को सिफारिश करते हैं। अब ध्यान रखना, हमने बताया था कि मूल संविधान में या संशोधनों में कोलेजियम का कहीं पे भी उल्लेख नहीं मिलता है। प्रणाली का नेतृत्व की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश का नेतृत्व करते हैं। इनमें 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, जिसकी हम लोग अभी बाद में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले चर्चा की हुई थी कि 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश की बात सुनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर इसके बाद में राष्ट्रपति महोदय को सिफारिश करेंगे कि साहब ये हमने 4-5 नाम दिए, इसमें 2 नाम आप देख लीजिए, वो उनको चुने, तो ये नाम चुन के देते हैं। ओके, तो ये ऐसा। उच्च न्यायालय के कोलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। तो वो व्यवस्था ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय के लिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और बाकी 4, और स्टेट की बात करें तो वहां का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और बाकी 4। उच्च न्यायालय कोलेजियम द्वारा नियुक्त के लिए अनुशंसित नाम जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम द्वारा अनुमोदन के बाद ही सरकार तक पहुंचते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती है और कोलेजियम द्वारा नाम तय किए जाने के बाद ही सरकार की भूमिका जो है वो होती है। तो ये कोलेजियम प्रणाली एक तरह से विवादित प्रणाली है, लेकिन कभी ना कभी सुधार तो होगा। तदर्थ न्यायाधीश की बात करते हैं, जैसे हमने मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश, मुख्य कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात की थी 126 में, आर्टिकल 126 में। तदर्थ न्यायाधीश ये 127 में बात करते हैं। देखिए, तो वहां पे राष्ट्रपति महोदय अपॉइंट कर रहे थे। यहां पे देखें क्या बात है, जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए न्यायाधीशों के कोरम, मतलब एक तरह से आप जानते हैं जो मैक्सिमम संख्या का एक मिनिमम अनुपात ना हो, तो उसको हम बोलते हैं कि कोरम पूरा नहीं हुआ है। और उस कोरम को पूरा करने के लिए एडहॉक अर्थात तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में 127 आर्टिकल 127 में बातें कही गई हैं, उसके बारे में तो कहा जा रहा है कि जब कोरम जो है, कोरम ब्रैकेट में करेंगे गढ़ पूर्ति बाहर, तो कोरम पूर्ति नहीं होता है। कोरम जब कभी भी इस कमी होती है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। अब देखो, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश में अधिकृत था कौन, राष्ट्रपति महोदय करेंगे, उनकी नियुक्ति अपॉइंट करेंगे किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को। तदर्थ न्यायाधीश 127 में क्या कहा गया है, कहा गया कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर उनको लगता है कि भाई कोरम पूरा नहीं हो रहा है कार्रवाई के लिए, तब हम क्या करेंगे, किसी राज्य के उच्च न्यायालय से बोलेंगे कि भाई हमें कोई जो है न्यायाधीश दे दो, हम कोरम पूरा नहीं हो रहा है और कार्रवाई हमारी संचालित नहीं हो रही, तो हम कोरम पूरा करेंगे, थोड़ा सा ठीक रहेगा, मतलब हमारी जो है सुनवाई जो है वो होती रहे। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति 127 के तहत करते हैं और वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जहां से मंगवा रहे हैं भाई उसका जो हेड है उससे भी तो पूछेंगे, हाँ, तो वहां का जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उससे, और साथ ही साथ राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। तो अपॉइंट कौन कर रहा है तदर्थ न्यायाधीश को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सिफारिश किसकी किसकी है,
तो जहां से मंगवाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, वहां का उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति, जिस न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के योग्य होना चाहिए। तदर्थ न्यायाधीश का यह दायित्व है कि वे अपने दायित्वों की तुलना में सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में भाग लेने को अधिक वरीयता दे। ऐसा करते समय उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार, क्षेत्र, शक्तियां, विशेषाधिकार और पद त्याग प्राप्त होंगे। पद त्याग भी कैसे करेगा? राष्ट्रपति महोदय को पद त्याग करने का लिखित अनुशंसा। ओके, ऐसा। तो ये तदर्थ न्यायाधीश कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करते हैं 127 के तहत। और बाकी एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी होता है, 128 में बातें कही गई, इनके बारे में देख लें। भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो, नियुक्ति के योग्य हो, हाँ, से अनुरोध कर सकता है कि वह अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करें। आके रिटायर हो गए और बोझ बहुत ज़्यादा, काम बढ़ गया है, बोल देंगे भैया ऐसा करिए, आ जाइए कुछ दिन के लिए, एक अवधि हम देते हैं। स्थायी तौर पर तो नहीं कर सकते क्योंकि आपने पूरा अपना काम कर लिया है, रिटायर हो गए आप। तो मुख्य न्यायाधीश बोलेगा ठीक है, 128 का प्रयोग करते हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी बुला लेगा कि भैया काम का बोझ बढ़ गया है, आप आ जाइए। तो सेवानिवृत्त, अच्छा, ऐसे नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति एवं राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होने पर ही किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि चीफ जस्टिस ने बोलेगा अरे आ जाओ भाई तुम, नहीं, उनसे पूछेंगे कि आप कर पाएंगे कि नहीं, हाँ कर लेंगे। फिर राष्ट्रपति महोदय पूछेंगे भाई साहब मैं इनको अपॉइंट कर रहा हूं तो आप देख लीजिए एक बार, हाँ ठीक है। तो कुछ ऐसे, ओके, तो नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति एवं राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से वो ऐसा करते हैं। और ऐसा ही वो कुछ ऐसी बातें हमने तदर्थ न्यायाधीश वाले मामले में देखी हुई थी 127 में। हाँ, ऐसा न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्ते प्राप्त करने योग्य होगा। वह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की तरह न्याय निर्णयन शक्तियों एवं विशेषाधिकारों को प्राप्त करेगा, किंतु वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। ओके, जब हम तदर्थ की बात कर रहे थे तो बिल्कुल वैसी एक्टिंग कर रहा था जैसा स्थायी एक तरह से हो गया, लेकिन सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होता है एक तरह से अस्थायी न्यायाधीश होता है। पैसा तो मिलेगा, वेतन भी, शक्तियां भी वैसी होंगी, विशेषाधिकारी भी, लेकिन वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। ओके, हाँ, तो ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश। आगे देखते हैं, कुछ बातें हैं। एक बड़ा मुद्दा हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, विशेषाधिकार। तो 131 में जो है मौलिक या आरंभिक क्षेत्राधिकार दिए गए हैं, इनके बारे में बातें कही गई हैं। अब ये ध्यान रखना कि वो कौन से मामले हैं जब सर्वोच्च न्यायालय अपने आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, तो वो मामले हमें देखने बहुत जरूरी हैं। इसमें स्टार लगाएंगे, पूछा जाएगा आपसे। तो 131 में ऐसे मामले पूछेंगे। 131 में इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 तरह के मामले की सुनवाई करता। पहला, भारत सरकार तथा एक या अधिक संघ के राज्यों के बीच कोई विवाद होता, मान लो भारत सरकार या किसी राज्य के बीच में विवाद हो गया है, मूल अधिकारिता खुली हुई है, 131 का प्रयोग करते मामला सुनेगा कौन? सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा है कि इसी में एक तरफ भारत सरकार है और कुछ जो है राज्य हैं, 2-3 राज्य हो गए, तो ऐसे मामले भी 131 मूल अधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, आरंभिक क्षेत्राधिकार प्रयोग करते हुए, ठीक है। जैसे मामले की बात करें, अभी एक जो है आरंभिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। मामला बंगाल का है और वहाँ पे सीबीआई जांच को लेकर जो है ममता बनर्जी ने कहा कि भाई हमारी सहमति नहीं है और ये आपकी ये एक तरह से केंद्र की संस्था है और इसकी हम अनुमति नहीं देंगे कि हमारे यहाँ पे आके जांच करे आके। तो केंद्र कह रहा है कि भाई देखो ये तो ये केंद्र की संस्था ही नहीं है सीबीआई। नाम क्या है? आप देख रहे होंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। फटकार ये लगाई कि एक तो तुम ये बोल रहे हो कि भैया ये केंद्र की संस्था नहीं है। अब आपत्ति केंद्र को इस वजह से थी क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 131 के तहत जो है मामला सुना था कि भाई 131 का प्रयोग करते हुए
अपने आरंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए हम मामला सुन रहे हैं। तो आपत्ति इस पे थी केंद्र सरकार को, आपने 131 के तहत क्यों मामला सुना? तो कहा कि आर्ग्यूमेंट ये था केंद्र का कि भाई ये तो संस्था जो है वो ये केंद्र की संस्था है ही नहीं सीबीआई। तो पहले तो उससे फटकार लगाई, फिर बोला कि नहीं ये 131 के तहत ही इसको सुना जाएगा मामला। और दूसरी बात कि सीबीआई जो है आपकी संस्था, आपको मानना चाहिए, सब कुछ आप ही करते हो, आप ही भेजते हो उसको, और सब कुछ आप ही कर रहे हो, करता रहता है, इसके गठन, इसकी नियुक्ति, इसकी संरचना सब कुछ आप ही डिसाइड कर रहे हो, और बोल रहे हो कि केंद्र की संस्था नहीं है। तो उस पर फटकार लगाई और मामला 131 के तहत सुना। ओके, तो ये बंगाल का भी हाल का ही मामला है। ममता बनर्जी बड़ी नाखुश थी, तो उन्होंने ऐसा, तो ये भारत सरकार तथा एक या अधिक संघ के राज्यों के बीच। दूसरा है, एक और भारत सरकार हो माफी चाहूंगा, खांसी थोड़ा सा है एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों एवं दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो। तो मुद्दा समझना, एक तरफ भारत सरकार हो गई और राज्य, कोई एक राज्य या राज्य हो गए, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार नहीं है, दूसरी तरफ जो है कोई एक राज्य है या अधिक राज्य, इनके बीच में कोई विवाद आ रहा है, तो भी मामला 131 के तहत। परस्पर दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद, तो अभी भारत सरकार साथ में थी, लेकिन अब क्या है, मामला मान लो कि भाई आप देखो कई बार मामला ये चलता रहता है कि नदी जल बंटवारे की बात करते हैं, तो संसद को अधिकृत किया गया कि भाई संसद जो है वो मामला कुछ बनाएगी ऐसे मुद्दे, लेकिन कई बार मामला पहुंच जाता है, कावेरी जल नदी जल विवाद जो है कई बार जो है मुद्दा पहुंचता है और वर्षों से चला आ रहा है, तो वो ऐसे मुद्दे सुनता है। तो दो राज्यों या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद आ रहा है, तो वो भी मामला 131। ध्यान देने योग्य बात क्या है, कहा गया है इसमें कि वैसे विवाद जो पूर्ववर्ती भारतीय रियासतों के साथ हुई संधियों से या किसी ऐसी रियासत द्वारा हस्तांतरित संधि से संबंधित हो या उत्पन्न हो, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारता एवं क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाते हैं। तो जो भी पूर्ववर्ती भारतीय रियासतों के साथ कोई संधियां की गई हैं, कोई रियासत के साथ में कुछ मामलों ऐसे कुछ ऐसे मामले हैं, ठीक है वो जो है संसद जो है इस पे अपना एक तरह से वो बनाएगी और नियम बनाएगी, वो काम देखेगी, ये हमारे जो है अधिकारता में नहीं आते हैं, और 131 का हम प्रयोग, तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं सुना जाएगा। अच्छा, संविधान के कुछ अन्य अनुच्छेदों में वर्णित विषय जैसे 262 के अंतर्गत, जैसे मैंने अभी बताया कि अंतर्राज्यीय जल आयोग की बात करते हैं, तो ये भी मामला जो है ये 131 के तहत सुना नहीं जाता है। संसद जो भी है वो काम करेगी, आयोग बना दिया है, लेकिन फिर भी मामला आप जानते हैं कि मामला आप विवादित मामला तो विवाद सुलझाने के लिए जाना ही पड़ेगा कोर्ट में। तो ऐसे मामले जो 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय जल आयोग संबंधी है, 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के तहत नहीं आते हैं, नोट करेंगे नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी परस्पर दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद अगर ये हो रहा है तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट सुनता है, लेकिन 131 के तहत नहीं सुनेगा। जो नदी जल विवाद आते हैं वो मामला 131 के तहत बिल्कुल भी सुना नहीं जाएगा। पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में निम्नलिखित समाहित नहीं है। क्या नहीं कर सकता है 131 का प्रयोग करते हुए? कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रसंविदा सनद एवं अन्य संस्थाओं को लेकर उत्पन्न हुआ हो, कोई विवाद जो संधि, समझौते आदि के बाहर उत्पन्न हुआ हो, और जिसमें यह प्रावधान हो कि संबंधित न्याय क्षेत्र उस विवाद से संबंधित नहीं, मतलब जहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट की रीच नहीं है, तो वो भी विवाद नहीं सुनेगा। किसके तहत नहीं सुनेगा? अनुच्छेद 131 के तहत नहीं सुनेगा। बाकी सुनेगा, ध्यान रखना। ऐसा मत बोले मास्टर ने बुलाया था नहीं सुनेगा ही नहीं, विवाद फिर जाएगा कहां? कोर्ट में ही जाएगा ना। हाँ, 131 अंतर्राज्यीय जल विवाद हमने बताया अभी। वित्त आयोग के संदर्भ में मामले 131 के तहत नहीं सुनेगा। केंद्र और राज्यों के मध्य खर्च और पेंशन के संबंध में समझौता है, 131 के तहत नहीं सुनेगा। केंद्र, देखो मामले समझ लेना एक बार, केंद्र व राज्यों के मध्य वाणिज्य प्रकृति वाले जो भी साधारण विवाद हैं 131 के तहत नहीं सुनेगा।
केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई नहीं सुनेगा 131 के तहत। ओके, अर्थात यहां पे मौलिक या आरंभिक क्षेत्राधिकार इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। तो ये मामले हैं कुछ जो, तो मैक्सिमम आपको वित्त से संबंधित, पैसे से संबंधित दिखाई पड़ रहे हैं। आरंभिक क्षेत्राधिकार के तहत मामला नहीं सुन सकता है। ओके, तो ये 131 रहा। मैंने बहुत इसमें खास चर्चा इस वजह से की है, 131 का प्रयोग जो है लमसम आपको दिखाई देता हुआ पड़ता है, हमेशा जो है प्रयोग होता हुआ दिखाई पड़ेगा हमेशा। अब देखेंगे समाचार पत्रों में बहुत ज्यादा रहता है ये अपीली क्षेत्राधिकार, कई सारे मुद्दे इसमें दिए गए। देखिए, अपील करने के लिए उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय अपील का सबसे उच्चतम न्यायालय है और उसे उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुनने का अधिकार दिया गया है। अपील कर सकते हैं। आप संतुष्ट नहीं है, किसी राज्य के आप नागरिक हैं और मामला चल रहा है मान लो आपका उच्च न्यायालय में, तो मान लो आप संतुष्ट नहीं है, सजा सुनाई, तो आप सीधे आप चले जा सकते हैं कहां पे, माननीय सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे मामले जो उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध हों, आप अपील कर सकते हैं माननीय उच्च न्यायालय में। मामले जो सुने जाएंगे अनुच्छेद 132, 33, 34 और 36 के तहत जो है ये सर्वोच्च न्यायालय की अपीली अधिकारता इसमें स्पष्ट की गई है और इन्हीं के तहत आपके मामले सुने जाएंगे जब कभी भी आप उच्चतम न्यायालय से के निर्णयों से संतुष्ट नहीं हैं। तो एक एक करके मामला समझते हैं। देखिए, 132 संवैधानिक मामलों की बात करता है और इसमें उच्च न्यायालय के किसी निर्णय पर, चाहे वह दीवानी मामला हो अथवा फौजदारी में से किसी भी कार्रवाई से संबंधित हो, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। कोई सिविल मामला हो या क्रिमिनल ऑफेंस हो, कोई निर्णय दे दिया है माननीय हाई कोर्ट ने, तो आप सीधे 132 का प्रयोग। दूसरे शब्दों में, यदि किसी उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश से कोई ऐसा प्रश्न जुड़ा हो जो संविधान से संबद्ध विधि का सारवान प्रश्न हो और उच्चतम या माफी चाहूंगा उच्च न्यायालय इस आशय का प्रमाण दे देता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। मान लो उच्च न्यायालय ने कह दिया कि भाई देखो, ये मामला ऐसा है कि इसमें संवैधानिक कुछ ऐसी कोई संवैधानिक सार छुपा हुआ है जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं, तो फिर बोलेगा कि ठीक है, तो कहाँ जाए, तो बोलेगा ठीक है, आप ऐसा करिए कि ये माननीय उच्चतम न्यायालय के पास में जाइए। क्यों? क्योंकि ऐसे मामले विधि का सारवान प्रश्न जो है इसमें छिपा हुआ है, तुरंत जो है हाथ हटा लेगा कौन, माननीय उच्च न्यायालय। बोलेगा नहीं, हम नहीं सुन सकते। कहां पे आप जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। ओके, तो ये बात है यहां पे। तो ऐसे 132 के तहत दीवानी मामले, तो उधर संवैधानिक मामले हो गए। संवैधानिक मामले उधर हमने देखे कौन कौन से, फौजदारी और क्रिमिनल। दूसरा दीवानी मामले 133 उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जब उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि उस मामले का संबंध सार्वजनिक महत्व के किसी सार गर्भित कानूनी प्रश्न से है। उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि भैया ये ऐसी ऐसी बातें हो रही, आप जाइए, 132 का मामला है, हमसे नहीं सुलझेगा। कहां पे जाइए आप, सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, फिर अपील को उसको सुनेगा 132 के तहत। उस मामले का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में होना आवश्यक। आपराधिक अथवा फौजदारी मामले 134 में। अब देखिए, इसमें भी उच्च न्यायालय के विरुद्ध निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है तब जब, पहला मुद्दा, किसी अपराधी को अधीनस्थ न्यायालय ने छोड़ दिया होता है और अपील में उच्च न्यायालय ने उसे मृत्युदंड दे दिया है। किसी ने छोड़ दिया है, फिर अपील की गई कहां पे, उच्च न्यायालय ने। उच्च न्यायालय ने कहा तुमको मृत्युदंड देते हैं। वो कह रहा भैया कैसे, अभी तो हम बरी कर दिया गया। बोले नहीं, दोबारा मामला फाइल किया गया, इसमें मैं तुम्हें मृत्युदंड की सजा। तब वो भड़बड़ाएगा, फिर कहां जाएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो ऐसे मामले जब किसी अपराधी को अधीनस्थ न्यायालय ने छोड़ दिया हो और उसी मामले को लेकर उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड दे दिया हो, तब फिर जो है 134 का प्रयोग करते हुए वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। तो पहला मामला ये हो गया। दूसरा मामला कब होगा, दूसरा मामला कब, जब 134 का प्रयोग किया जा सकता है,
दूसरा है कि किसी मामले को उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से हटाकर अपने पास हस्तांतरित कर लिया हो और अपराधी को मृत्युदंड दे दिया हो। कहीं किसी निचली अदालत में मामला चल रहा होगा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं भैया हमें ट्रांसफर करो, और उसको मृत्युदंड दे दिया, तो फिर वो जो जिसको मृत्युदंड दिया गया है 134 का प्रयोग बोलेगा कि भैया ठीक है 134 के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारी अपील सुनेगा, तो कहां जाएगा? तो दूसरा मामला यह बनता है कि वो जाके कहां पे? उच्चतम न्यायालय। और तीसरा मामला है उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित कर दिया जाए कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में सुनने योग्य है, सीधे बोल दे कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, आप सीधे जाए, तो 134 प्रयोग आपराधिक फौज। एक और है विशिष्ट मामले, ये कई बार पूछा जाता है। विशिष्ट मामले 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को उपरोक्त मामले के अलावा कुछ अन्य मामलों में भी हस्तक्षेप करने हेतु अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। अवशिष्ट शक्तियां, ओके, सीधे मामला ले लेगा अपने अंडर कि भैया हमको लाओ। अब इसमें देखो स्वा मोटो भी हो सकता है, ठीक है। स्वा मोटो मतलब कि भाई खुद से जो है एक तरह से पहल करते हो कि मामला हम पे हमारे इधर ट्रांसफर कर दिया जाए, तो 136 का प्रयोग जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट करता है और अपील का सुनता है। ये मामला और भी है, अच्छा है। इसमें अभिलेख न्यायालय की शक्तियां 129 में इसके बारे में बात कही गई, रिकॉर्ड की बात करता है। अभिलेख मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड। तो ये 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है, अर्थात आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किए जाते हैं तथा उन्हें दृष्टांत स्वरूप मानकर उनके आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। मतलब ऐसे मामले जो बहुत पुराने उनका रेफरेंस लिया जाता है, ऐसे रिकॉर्ड हैं तमाम सारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में, उनका रेफरेंस लिया जाता है और टैली किया जाता है कि हाँ उस बार उस सन में 80 में ये मामला सुना गया था, तो वैसे ही मामला कुछ यहाँ पे भी है, तो उसी का आधार बनाते हुए तो अभिलेख न्यायालय की तरह भी माननीय सुप्रीम कोर्ट काम करता है 129 का प्रयोग करते हुए। और ये जब कभी पेचीदा मामले फंसते हैं तो उसका रेफरेंस लेता है, अपने रिकॉर्ड देखता है, उनके आधार पर भी निर्णय देता है और उसके द्वारा दिए गए निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय को अपनी मानहानि के लिए भी दंडित करने का अधिकार है। ओके, तो 129 में न्यायालय की अवमानना को लेकर भी प्रावधान किया गया है, तो यह भी आप नोट डाउन करेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं न्यायालय की अवमानना। ओके अवमानना दो तरह की होती है। ओके, एक तो हम बात करते हैं कि एक तो सिविल वाली होती है, एक तो फौजदारी वाली होती है कि अवमानना किस तरह, दो तरह की है। ओके, तो वो भी 129 में डिफाइन की गई है। कोई एक न्यायाधीश उनको ₹1 पे छोड़ा गया था, वो किसी मामले की बात कर रहे थे कि 1975 में जो है जब इमरजेंसी आई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ध्यान नहीं दिया, इस वजह से इमरजेंसी का हमें ये काल देखना पड़ा। ओके, और उन्होंने बीच में ही कोई थे भूषण साहब कोई करके थे, तो उनको ₹1 तो एक तरह से उन पे दीवानी मामला जो है वो चलाया गया था। ठीक है, तो ₹1 मुख्यालय पे उनको छोड़ा गया था। कोई न्यायाधीश हैं, वो पहले न्यायाधीश रहे, अब वकील हैं शायद वकील ही हैं, मुझे इतना नहीं याद आ रहा है, भूषण नाम है उनका कोई। तो वे ये ध्यान रखना, तो अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार अनुच्छेद 129 में दिया गया। ऋण अधिकारिता की बात करें तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण संबंधी रिट जारी करता है। यह रिट अधिकारिता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इसका अर्थ है कि संसद इस शक्ति को ना तो कम कर सकती है और ना ही समाप्त कर सकती है। तो ध्यान रखना, तो रिट अधिकारिता संबंधी जो ढांचा है, मूल ढांचे की जो शक्ति है, एक तरह से ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इसमें कटौती नहीं। परामर्शी और सलाहकारी अधिकार, देखें आप जानते हैं कि 143 के तहत राष्ट्रपति महोदय जब भी कभी ऐसे लोक महत्व के बहुत जरूरी विषय होते हैं तो उस पर कई बार फंस जाते हैं या सरकार फंस जाती है, तो बोलती है कि राष्ट्रपति महोदय से जाओ कुछ सलाह मांगो जाके। तो सर्वोच्च न्यायालय फिर जो है क्या करता है, सलाह देता है, कई बार मना भी कर देगा। तो इसमें ये बाध्यता नहीं है कि देगा ही देगा, और जब सुप्रीम कोर्ट कुछ सलाह दे भी रहा होगा राष्ट्रपति महोदय को तो ये उनकी भी बाध्यता नहीं कि वो ले ही। तो इसमें ये कुछ बातें कही गई, एक बार समझते फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार जब कभी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि विधि या
तथ्य से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न या उठने की संभावना है या प्रश्न उठा है जो सार्वजनिक महत्व का, जैसे मैंने बताया था कि सार्वजनिक महत्व का, अथवा जिसकी प्रकृति ऐसी है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेना उचित होगा, तो राष्ट्रपति उस प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख परामर्श के लिए भेजते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर उस पर अपना परामर्श राष्ट्रपति को भेज सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता। नोट डाउन करते हुए चलेंगे, आपसे स्टेटमेंट पूछेगा कि क्या परामर्श जो बाध्यकारी होता है? नहीं, बाध्यकारी बिल्कुल भी नहीं है, एक तरह से ऐच्छिक है। अगर आप लेना चाहें तो ले लें, कोई दिक्कत नहीं। सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उससे पूछा गया प्रश्न व्यर्थ है या अनावश्यक है तो वह उत्तर देने से भी मना कर सकता है। तो दोनों की बाध्यता नहीं है, दोनों की बाध्यता नहीं है। तो 143 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय मामला पूछते तो हैं, लेकिन बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो ये भी मना कर सकता है कि भाई अभी जो है मुझे नहीं लग रहा कि कोई लोक महत्व का बहुत बड़ा विषय है, तो हम इस पे जवाब नहीं देना चाहते, मना भी कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, जब कभी किसी देश की कोई पुरानी संधि समझौता इससे बात आती है और उस पर मामला फंसता है, वो भी 144 में ही है, ध्यान रखना, दूसरा पार्ट है उसका, इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो जब कभी संधि समझौता ऐसी बात आती है और उस पर राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई मान लो मामला सलाह लेते हैं, सिफारिश मांगते, भैया बताओ एक बार, तो वहां पे ध्यान रखना वो बाध्यता है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, उस पर जवाब देना ही पड़ेगा। ओके, कि भैया ये ऐसी सी बातें हैं, राष्ट्रपति को मतलब सिफारिश करेंगे कि हाँ, तो वहां पे उनकी बाध्यता बन जाती है और वो मना नहीं कर पाते। जैसे इसमें लिखा ना कि मना कर देंगे, लेकिन उस समय मना नहीं कर पाएंगे जब कभी संधि और समझौते से संबंधित कोई विदेश साथ में होगा, ऐसा होता है। पुनरावलोकन का अधिकार अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पुनरावलोकन करने का अधिकार है। आप देखते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि कभी मामला पुराना है तो उसमें पलट देता अपने ही मामले को, बोलता नहीं नहीं उस समय हम गलत थे, अब हम सही हैं, उस समय हम इतना ठीक रिसर्च नहीं कर पाए थे, अब हमारे पास में अब मामला खुल गया है, तो हम इस पे अपने पुराने मामले को पलटते हैं और ये नया मामला जो है इसमें एक काम करेगा। तो पुनरावलोकन की शक्ति 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय पर पुनरावलोकन का अधिकार है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि इसको द्वारा दिए गए निर्णय में किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ है, तो वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है और उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। ओके, ये भी शक्ति दी गई, गलतियां सबसे होती हैं। चलिए, तो एक मामला और है, फिनिश करते हैं इसके बाद में। संविधान का संरक्षक आप जानते हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि पीसीएससी में कई बार पहले पूछ दिया गया था। हुई द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कस्टोडियन कौन, संरक्षक कौन है? तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये 2015 में शायद पूछा गया, लेकिन स्टेट पीसीएस में उससे पहले ही पूछ दिया गया था। इजी से सवाल है। तो कस्टोडियन कौन है? राष्ट्रपति बोला गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला, संसद बोला गया था, प्रधान नहीं। तो इसमें क्या, चीफ जस्टिस, ये चीफ जस्टिस अर्थात सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान का संरक्षक है। तो यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए, उस पर अंकुश लगाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 141 प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। तो जो एकीकृत न्याय प्रणाली की व्यवस्था है, कुछ यहां से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। तो 142 रचनात्मक अनुप्रयोग भी दिए गए। तो अनुच्छेद 142 के विकास के शुरुआती वर्षों में आम जनता और वकीलों दोनों ने समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को पूर्ण न्याय दिलाने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रयासों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सराहना की हुई है कि
विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किया हुआ है, ध्यान रखना 142 में। और ताजमहल की सफाई, अनेक विचारधारा कैदियों को न्याय दिलाने में, इस तरह के। तो एक तरह से एक अफसीस शक्ति की बात की थी हमने, अफसीस शक्ति 137 में हमने बात की हुई थी। मामला अगर कुछ ऐसा फंसता तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, बोलता है कि भाई ये हमको दे दो मामला। एक विवेकाधीन शक्ति भी दी गई है, बोल देगा कि अगर उसको सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आ रही है, कोई साफ सफाई बहुत दिन से न्यूज़पेपर में लगातार आ रहा है, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे गड्ढा है और कई लोगों को दिक्कत हो रही है, हाँ कई ऐसे हादसे हो गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय अगर देखा लगातार न्यूज में तो उसका क्या करेगा, सो मोटिव एक्शन ले लेगा। स्वविवेक शक्ति एक तरह से क्या करेगा, भाई ये प्रशासन जो शासन है वहाँ को बुलाएगा, अब आओ अच्छा देखते हैं भाई क्या मामला है, गड्ढा क्यों वहाँ पे। तो घटनाएं तमाम भरी लगातार नोटिस कर रहा है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा, कोई वक्तव्य नहीं आ रहा, कोई सरकार, तो फिर क्या करेगा, अपने विवेक से काम करेगा 142 का प्रयोग करते हुए। ओके, तो ये सारे और ऐसे कई बार किए, देखिए ताजमहल की सफाई वगैरह, कुछ विवेकाधीन विचाराधीन जो कैदी हैं और उसमें जो है अपने विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उनको न्याय दिलाया हुआ है। तो ये सारे मामले जो है, तो ये हमने जो चर्चा की, ये सर्वोच्च न्यायालय को लेके हमने सारी बातें यहां पे की हुई हैं। ओके, सर्वोच्च न्यायालय को लेके हमने सारी बातें की हुई। तो ये सर्वोच्च न्यायालय पे एक विस्तृत चर्चा हमने कर ली। और अब जो नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट मामला जो है हम 11वां आईपीएफ करेंगे संभवतः कल या परसों होगा 11वां। और इसकी जो पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ ये मिलेगी, पीएमपी प्रोग्राम चल रहा है, आप यहां से इसको कलेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ पीएमपी प्रोग्राम से आप लोग यहां ले सकते। अब ज्यादा जानकारी के लिए आप जो चैनल है यहां से आप ले सकते हैं, या इन नंबरों पर आप फोन भी कर सकते हैं कुछ जानकारी लेने के लिए, तो यहां से। ओके, और तो इसको देखते रहें। आई होप की सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी, मुझे लग रहा है हमने आर्टिकल वाइज ही बातें की हुई हैं और मैक्सिमम बातें तो हमने निकाल के रखी दी हुई, तो मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइस।